Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. इंडिया आज तक हमारे खिलाफ कोई बात साबित नहीं कर सका। बम्बई अटैक्स के बारे में उसने कितने बुलंद बाग हमारे खिलाफ दावे किए। Hafiz Saeed had been one of the principal architects of the attack against Mumbai. हाफिज सईद ने धमकी दी है कि भारत ने अगर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तो उसके हर शहर में बम धमाके किए जाएंगे। हमारे देश से ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते थे, माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खराज सच। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कल अपनी सालगिरह के दिन कैटरीना कैफ ने क्या पहना था, कितने पाउंड केक काटा था और उनके मुंह में किस किस ने केक दिया था, तो उसके लिए आपको कोई और प्रोग्राम देखना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में ऐसी फजूल चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन से मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट के अहलकारों ने जब ये मानना शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट के ऊपर और अजमल कसाब वाला वाक़या सारा उन्होंने खुद करवाया था, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक हिस्सा था मीडिया का जो बिल्कुल चुप हो गया, जिसको सांप सूंघ गया जैसे कहते हैं, या सांप काट गया। और कुछ लोगों की तो ख्वाहिश थी कि काट ही जाता, लेकिन नहीं काटा। बहरहाल वो चुप है उसके ऊपर, उनके लिए और प्रायोरिटीज आ गई। और अब इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह जाएगा, मैं आपको आज बता देता हूँ कि कल परसों से वहां पे वो आपको बताएगा सुरेश कुमार कि वो बंदा और मानी जिन्होंने कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने कराया है, अब उनके मतलब कहा जाएगा कि ये पागल हो गए, ये मेंटल केसेस हैं। उनके किसी और दोस्तों को सामने लाया जाएगा जिनका कहा जाएगा कि ये बहुत डिप्रेशन का शिकार रहते थे, दारू शारू बहुत पीते थे, ताकि अब वो साबित करें कि वो जो कन्फेशंस आ गई हैं वो किसी तरह कन्फेशन करने वाला ही झूठा साबित हो। यहीं पे आपको मैंने बताया था कि ये झूठ है और अब अल्लाह ने साबित कर दिया। इंडियन आर्मी उसकी एट्रॉसिटीज़ का मैं बता रहा था कि कश्मीर में, नेपाल में और जगहों पे जो वो कर रही है, हालत उनकी ये है इंडियन आर्मी की कि अपनी औरतों से वो मारें खाते हैं। और क्यों मारें खाते हैं कि पहले वो छेड़खानी करते हैं, पहले वो छेड़छाड़ करते हैं, फिर उनको कुट पड़ती है, उनको वटे पड़ते हैं। और वटे का मतलब वटा, यानी मैं बाकायदा वटा कह रहा हूँ, मैं मुहावरतन नहीं कह रहा। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, शायद देख के कुछ लोगों को यहाँ पे दुख हो, लेकिन ये हुआ, ऐसा ही हुआ। एक औरत को छेड़ोगे और फिर आगे से मार खाओगे तो फिर यही हाल होगा। देखिए जरा, बहुत कुट्टा है इसने, इसको बड़े बट्टे मारे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं इसका मैं पहला पोर्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि उसने जरा गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल की। और मैं आपको बताऊं कि जब उसने की और उसके बाद उस औरत ने उसको शी टुक हिम टू टास्क और उसने उसको खूब बट्टे मारे और बाकी भी फौजी बैठ के देखते रहे। ना उन्होंने बीच में चौंक कराया ना कुछ, क्योंकि उनको सबको पता था कि ये घटिया हरकत की है। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उस आदमी के साथ? क्या उसका कोर्ट मार्शल हुआ? नहीं। क्या उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई? नहीं। बिकॉज इंडियन आर्मी यूजेस रेप एज अ टूल ऑफ वॉर एंड एज अ टूल ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट सुपीरियरिटी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एनजीओ की खवातीन कह रही हैं। थोड़ी देर के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है। पाकिस्तान को अपनी यानी फौजी आमिर जो आते हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो याह्या खान हो, उन सब से लोग खुल के उनकी हिमायत भी करते हैं और उनकी मुखालफतें करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बल्कि अक्सर तो ये लगता है कि ज़्यादा तादाद में लोग उनसे मुखालफतें करते हैं और फिर उस ज़माने में उनको बहुत बुरा भला भी कहा जाता है। इस तरह की हरकतें नहीं होती। उसकी एक वजह है कि बहुत चुप करके अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती हैं और जिनका अगर तस्करा करना शुरू हो जाए
तो आप जो है वो, और मेरे पास कई प्रोग्राम्स चाहिए होंगे, एक प्रोग्राम में हो नहीं सकता। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक, कि आज तक 2001 से लेके, चले 2001 से ले लेते हैं, 1947 से नहीं लेता मैं, क्योंकि मैं जंगों का नहीं जिक्र करना चाह रहा। 2001 से 2012 तक तकरीबन आपकी 49,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं वॉर ऑन टेरर में, और 2001 से 2008 तक तकरीबन 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी यानी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ मारे गए थे, शहीद हुए थे। और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में शुरू होने वाले ऑपरेशन में 25,000 से ज्यादा अफराद जो है जहाँ भाग हुए थे। मैं जब अफराद कह रहा हूँ तो उसमें सिविलियन और मिलिट्री को इंक्लूड कर रहा हूँ, शाना बशाना वहाँ पे हैं, वहाँ पे कोई अकेला नहीं है। और कबायली इलाकों में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 15,000 से ज्यादा जवान न सिर्फ शहीद हुए बल्कि 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए, और इनमें अक्सर की जो यानी जख्मी हैं वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कबायली इलाकों में ही 2012 तक, यानी 2008 से 2012 तक पाकिस्तानी अफवाज और शहरियों पर 235 खुदकश हमले हुए, 9,257 रॉकेटों से हमले किए गए और 4,256 दूसरे बम हमले हुए। एक एवरेज आपको मैं बात बता दूं, बिल्कुल मैं यानी एग्जैक्ट नहीं मैं आपको बता सकता, बट एक एवरेज आपको बता रहा हूं कि जो ऑफिसर केडर है जब ये जख्मी या शहीद होता है तो बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं इनमें 21 से लेकर 27 साल की उम्रों के दरमियान होते हैं, जो अपने पीछे एक एक बच्चा जरूर छोड़ के गए होते हैं, कई 2 महीने का, कोई 6 महीने का, कईयों के बाद में पैदा होते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं। और जो जवान हैं वो बिटवीन 30 एंड 35 जो है ये उनका एज ग्रुप है जिसमें उनका कैजुअल्टी रेट बहुत ज्यादा है। और इसके बरक्स हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा अंदर तो किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर हमारा दुश्मन भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मसलन बड़े आराम से आप अमेरिकन थिंक टैंक्स की बातें सुनते रहे हैं, मैं आपको इंडियन मीडिया की बातें सुना दूं कि वो क्या करते हैं। वो दिखाते हैं कि जी बलोचिस्तान टूट गया या टूटने वाला है। कैसे? वॉच दिस। The map that has surfaced that shows a fragmented Pakistan. The map, which was published by a former U.S. Army Lieutenant Colonel named Ralph Peters in the American Military Journal in 2006, shows Pakistan sans Balochistan and its federally administered tribal areas. As you can see there, while a major chunk of Pakistan's rest of northwest has been made part of Afghanistan, Balochistan has been depicted as a free state that leaves Pakistan as a narrow strip of land sandwiched between India and Afghanistan. This map has left many fuming in the Pakistani establishment after it suddenly... देखते रहें, ख्वाब देखते रहें, और कोई बात नहीं। वो अलग बात है कि हम में से कुछ लोग कटरीना कैफ की बर्थडे जरूर देखेंगे और उसको विश जरूर करेंगे, लेकिन वो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस की बात है। इंडियन आर्मी के मतलब उनकी अपनी खवातीन का क्या कहना है वो मैंने आपको झलक कल दिखाई थी। बहुत लोगों का ख्याल था कि वो उनको समझ नहीं आया कि क्या था। इंडिया ने इतनी ज्यादा अपने मुल्क के अंदर अंत मचाया हुआ है, इंडियन आर्मी ने इतनी खवातीन की इस्मत दरी की है खुद इंडिया के अंदर कि एक दिन दर्जनों इंडियन खवातीन जो थी वो उनके हेडक्वार्टर्स के आगे जाके खड़ी हो गई, वहां उन्होंने अपने कपड़े उतारे, बरहना हुई और उन्होंने बैनर्स लिख के लगाए उनका इंडियन आर्मी प्लीज रेप अस। एक ही दफा अपनी हवस जो है ना वो पूरी कर लो। और वो क्या हुआ? वॉच दिस, और फिर मुझे बताइएगा विच आर्मी डू यू वांट कंट्रोलिंग। ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई स्टेज एक्ट प्ले नहीं है, फिल्म का सीन नहीं है। ये मैंने उसको ब्लर किया आगे से ताकि आप वो न्यूडिटी जो है उसको मैं अवॉइड कर सकूं। लेकिन ये इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स के आगे ये दर्जनों खवातीन जो हैं वो वहाँ उनका सरापा एहतजाज हैं उनके मजालिम के खिलाफ। ये वो फौज है जिसकी तारीफें दी जाती हैं, जिसकी मिसालें यहाँ पे दी जाती हैं कि कभी इसने अपने मुल्क को टेक ओवर नहीं किया, कभी इसने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी इसने आइन पे शबखून नहीं मारा। और यानी शबखून मारा है तो नातवा औरतों पे, और अगर बेबसी जाहिर हो रही है तो वो बेबस खवातीन की और बच्चियों की उनकी इस्मत दरी के लिए ये और अपनी दरिंदगी के लिए ये पूरी दुनिया में अब इनका कोई सानी नहीं रहा। ये तो होती रहेंगी बातें। आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है इस प्रोग्राम में, लेकिन वो मैं कुछ देर के बाद दूंगा। पहले मैं एक मेहमान का अपने तारुफ करा दूं। दूसरे मेहमान जरा मेरे सरप्राइज गेस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर तारिक एजाज। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ तारिक साहब। आपने और मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले 1-2 शोज किए थे और उसमें जो जो बातें हमने कही थी, खासतौर ये कुरकुरे के हवाले से, प्रोहित के हवाले से, समझौता एक्सप्रेस के हवाले से और ये बॉम्बे
जो इंसिडेंट था इसके हवाले से अल्लाह का करम ऐसा हुआ है कि वो सारी बातें सही साबित हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक हुकूमती सतह पे, बिलखसूस हुकूमती सतह पे और बिलउमूम मीडिया में उस तरह से उसकी मजम्मती नहीं की जा रही। इसकी क्या वजह हो सकती है तारिक साहब? थैंक यू सो मच। पहले तो आपका कल का प्रोग्राम मैं देख नहीं सका, लेकिन मुझे पता चला कि आपने ये मीडिया की ये जो जिस तरह ये पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको हाईलाइट किया, एंड इट्स बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। जो इसका सटल डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ ले जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, ये क्यों सम एलिमेंट ऑफ दैट ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। जो बेसिक डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और हमारी फोर्सेस का है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की अफवाज को बहुत दिल से प्यार करते हैं कि आप ये कह लें, और ये इंडिया में ये इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। और ये इन्होंने जब ये पूरा एक एनालिसिस कैरी आउट किया कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये क्यों अभी तक अपने पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान फोर्सेस एक इकट्ठे होकर क्यों रहते हैं, तो जब तक ये इस तरह चलता रहेगा तो हम ये इंडिया जो एक उसका प्लान है और अमेरिका के साथ या किसी और इजरायलीज के साथ मिलकर एक वेज क्रिएट करना है पाकिस्तान की यूनियन के बीच में, तो वो नहीं हो सकता। तो ये इंडिया में बैठ के एक बहुत बड़े इजलास में उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखें इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आपने वो हरकतें करनी है जिससे आपने पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी अफवाज का जो लव अफेयर है या जो एक दूसरे को अच्छा समझते हैं उसको आपने ख़त्म करना है। आपने उनको इतना ज़्यादा ख़राब आपस में करना है, इनके ताल्लुकात, इनका इमेज, ताकि ये एक इसमें से इनको नफरत एक दूसरे से हो जाए। और ये अगर आपने ये अचीव कर लिया तो बाकी आपके सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएंगे। अब इसको जब इन्होंने ये सोच लिया कि ये एक तरीका है इसको अचीव करने का, पहले इन्होंने जो भी चीज़ें कोशिश की और अपनाई, जो आपने काफ़ी वजाहत से मेरे ख्याल एक दो प्रोग्राम में बताया और सीरीज से पहले भी बताते रहे, ये उसी तरफ ये एफर्ट ये चल रहे होते थे। अनफॉर्चुनेटली अब आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारा और आपका सब्र और इतने ये बेगुनाहगार लोग फौत हुए, चाहे वो इंडियंस हुए, वो अब उस तरफ लेके आ रहे थे ताकि किसी तरीके से ये पाकिस्तान के बीच में वो वेज क्रिएट करके और पाकिस्तान के बारे में ये एक ऐसे इमेज क्रिएट करें जैसे कि 9/11 अमेरिका में होता है तो उसके 3-4 महीने के बाद पार्लियामेंट का अटैक उधर इंडिया में हो जाता है और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। इसी तरह ये आपके सामने ये यहाँ का जो अभी हुआ है, इसी तरह इन्होंने मुंबई का अटैक सारा करके पूरा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर फोकस किया ताकि किसी तरह वो वेज कर सके। और ये जो एक लड़ाई हो रही थी इधर, वॉर ऑफ टेरर, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने स्वात के ऑपरेशन और ये बाकी चीज़ें की, जिसमें इतना अच्छा उनका कि आर्मी की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है, वर्ल्ड आर्मी की हिस्ट्री में, कि आप एक इस तरह का ऑपरेशन करते हैं जहाँ आप सारा क्लीन अप कर देते हैं और फिर वहाँ वापस सारे लोग भी आ जाते हैं, वहाँ सिविलियंस रह रहे हैं और सारा कुछ ठीक हो रहा है। और ये उस आर्मी को भी वहाँ बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है और लोग चाहते हैं कि वो वहाँ रहें। तो ये तो सारा उल्टा हो गया। और फिर ये दुनिया देख रही थी कि जहाँ आप इसको एक मोस्ट डेंजरस मुल्क डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ ये सारे लोग हैं ये आपस में सारे जुड़ के फिर उसी तरह बैठ गए और ये पाकिस्तान एक फोकस में आ गया कि ये टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में लीडर है जो उसको फाइट बैक लीड कर रहा है। तो हिंदुओं को ये पसंद नहीं अच्छा लगा और उनको बताया गया कि अमेरिकनों ने और बाकियों ने कि आपने अपनी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है ताकि जहाँ जो हमारा एक एफर्ट हो रहा है इसको डाइवर्ट न किया जाए। तो ये इंडियंस को ये अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो गया, ये तो फिर पाकिस्तान उसी जगह पर इसका मैं आता हूँ इस पे तारिक साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बताऊँ कि ये स्वात का और उन जगहों का जिक्र कर रहे थे, अर्थक्वेक पाकिस्तान में भी आया और पाकिस्तान में यूथ और दीनी जमातें और पाकिस्तान आर्मी, जिस तरह से इन्होंने उस अर्थक्वेक के लिए यूनिफाई होकर काम किया, वो पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है और सबको पता है। लेकिन अर्थक्वेक के दिनों में इंडियन आर्मी ने क्या किया कि कब्र से एक बंदे को निकाल के जो जिंदा बच गया था उसको मार दिया, ये कह के कि इसकी दाढ़ी है, मौलवी है, इसको गोली मार दो। वो कैसे हुआ वो आपको दिखाऊंगा, मेरे पास उसका प्रूफ है आज। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जलजले में अगर कोई घर गिर जाए और जलजले में वो मलबे के अंदर कोई यानी दफन हो जाए और बड़ी मुश्किल से तक 2 से 3 दिन के बाद उसको जब निकाला जाए और उसको निकालने वाले ही उसको मार दें, उसकी अपनी अफवाज, और ये कह के कि मौलवी है, दाढ़ी है इसकी, उसको गोली मार दो, तो पूरे इलाके में किस तरह का खौफ व हरास और किस तरह की फीलिंग होगी। मकबूजा कश्मीर का एक घर आपको दिखाता हूँ, वॉच दिस।
हाँ निकाल रहे वो बड़ा वाला बड़ा वही दाढ़ी वाला है आराम से दाढ़ी वाला है। इसको दोबारा जरा सा पीछे से लेके जाएगी कि वो जब कहता है कि दाढ़ी वाला है निकाल दो आराम से मारो। आज एक प्रोग्राम मुझे पता चला है, उसमें ये कहा गया कि क्या लंदन में सू किया जा सकता है किसी को, तो अगर किसी की तौहीन हो, मैं कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की तौहीन, अगर आपको उनकी वजह से सुबकी हो रही है तो प्लीज़ करें सू, मैं तैयार हूँ, मैं खुद आ जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। ब्रिगेडियर तारिक, कमिंग बैक टू इट, ये इंडियन आर्मी का जो एक कैरेक्टर मैंने, एक शक्ल जो मैंने दिखाई है कि उन्होंने किस तरह एक आदमी को, मलबे में दफन आदमी को निकाला और उसको गोली मार दी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी और ऑब्वियसली वो मुसलमान था। तो ये तो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं। तो हम ये किसी एनजीओ को और किसी को नजर नहीं आ रहा है ये सब कुछ। बताऊं कि ये तो यहाँ तो इसको ये ऑक्यूपेशनल फोर्स है ना कश्मीर में जो इन्होंने किया हुआ है, हमारी स्टैंडिंग आर्मी से ज़्यादा आर्मी इन्होंने वहाँ लगाई हुई है, उसके बावजूद आप ये देखते हैं इनकी हालत। आप उस तरफ चले जाए असम की तरफ, जो नक्सलाइट हैं उधर भी यही हाल है, उधर भी इससे बदतर हाल है, क्योंकि ये बाय नेचर इन्होंने एक अपना थ्रेशोल्ड बना लिया है। वो बड़े आराम से उन्होंने ये, क्योंकि कास्ट सिस्टम में ये बिलीव करते हैं, ये इनके सबसे ऊपर नीचे, और आपको उस कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे होता है, ये शूद्रा जिसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि अगर वो किसी वजह से अगर वो मर भी जाता है या क्या, तो ये उसकी डेस्टिनी या उसकी किस्मत में ये है। और ये फिर मुसलमानों को और इस किस्म के बाकी क्रिश्चियंस को भी, जूस को भी ये उस लेवल पे ट्रीट करते हैं कि ये उसको करें। और अगर इनकी आर्मी मैंने आपको जरा सा रोकना है यहाँ पे, क्योंकि बात पाकिस्तान की मीडिया पे मुझे ज्यादा दुख है। मुझे इंडियन मीडिया से मैं क्या कहूँ, वो तो हमेशा झूठ बोलता है और बदतदरीज बोल रहा होता है। पाकिस्तान की मीडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टार्टलिंग रेवलेशन मेरे सामने आई है और मैंने आज ट्विटर पे कहा था कि एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। मेरे साथ इस वक्त एक सरप्राइज गेस्ट हैं टेलीफोन पे, मिस्टर मोहम्मद अली, एक्स चेयरमैन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब, मोहम्मद अली साहब, परसों आपने खत लिखा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और यानी आपने लिखा है कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों आपको छोड़ना पड़ा। और ये जो परसों आपने खत लिखा है, मुझे नहीं पता अभी तक प्राइम मिनिस्टर को मिला है कि नहीं, मुझे भी इसकी कॉपी एक मिल गई हुई है। तो ARY के जो ज़राए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उतने ही तेज़ हैं, और इसमें आपने बड़ा खुल के कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जैसे मीडिया के भी लोग हैं, कि जब आप करप्शन की और आप यानी करोड़ों रुपए की करप्शन की जब तहकीकात करने गए, तो आपको मीडिया के असर रसूख की वजह से जो है फौरी तौर पे बरतरफ कर दिया गया। क्या ये बातें सही हैं? नहीं, देखिए, बरतरफ करने में तो मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, रिस्पेक्ट, तो बरतरफ तो उस वजह से हुए हैं। मैंने जो खत लिखा है उसमें लिखा ये कि मीडिया के जो कुछ टाइकून्स हैं वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं SACG में था, रेगुलेटर का काम है कि जितनी भी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन हैं उनको प्रॉपरली कंडक्ट करे, और हमने माशाल्लाह सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मेरे टेन्योर में सारी कंप्लीट की हैं। तो किस किस्म के प्रेशर्स लगाए गए, किस किस्म की ब्लैकमेलिंग की गई कि भाई हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस को रोकें या बंद कर दें, क्योंकि हमने नहीं की। और यहाँ तक कि हमें कहा गया कि जी हमारा नाम अखबारों में खराब होगा, हमारा इमेज टार्निश किया जाएगा, और इस टाइप की चीजें अगर पाकिस्तान में होंगी तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी कभी भी नहीं आएगा। हमने माशाल्लाह सारी चीजें कंप्लीट की, और उसकी वजह से आज अगर आपने अखबार पढ़े हो कुछ एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप के अंदर हर दूसरे दिन मेरे बारे में कोई ना कोई खबर होती है। मैं अखबार नहीं पढ़ता जी, डिप्रेशन हुई थी, मुझे आप बता दें किस में आया। हाँ, अखबार उठाने जी, सिर्फ मुझे बता देना। मिली थी आप उठाएं जी, आप उठाएं, न्यूज उठाएं, जंग उठाएं, हर दूसरे दिन कोई ना खबर होगी, नैब की इंक्वायरी की होगी, नैब हिरासत में ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये किसके मुतालिक, आपके मुतालिक खबर है? मेरे मुतालिक है, इम्तियाज हैदर हमारे कमिश्नर, उनके मुतालिक है, हम जिन लोगों ने सही काम किया। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान में एक माहौल, तो न्यूज और जंग आपके खिलाफ खबरें क्यों लगा रहा है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो?
वो तो आपने अगर लेटर देखा है तो आपको पता ही। लेटर मैंने देखा है, और यानी मुझे तो यानी प्रोग्राम से को 2 घंटे पहले मिला था और वो प्रोसेस हो रहा था स्कैन होके ऊपर लगने के लिए, तो मैं पूरा पढ़ नहीं सका, मेरे ऊपर हाईलाइट हुए हुए पॉइंट्स। मसलन आपने इसमें लिखा है कि द प्रेशर टैक्टिक्स, हैरेसमेंट एंड ब्लैकमेलिंग नेवर स्टॉप्ड इन रिलेशन टू केसेस इन्वॉल्विंग जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप। ये जहांगीर सिद्दीकी साहब का क्या ताल्लुक है? फिर आगे आपने, नहीं ये मैं नाम नहीं ले सकता, ये आप ही लेंगे नाम, आगे जो लिखा है जी। नहीं, मैं तो फिर नाम नहीं लूंगा, मेरा मकसद मीडिया पे आके नाम लेना। आपने जंग और न्यूज का तो नाम ले दिया तो पता चल गया ना जी सबको, ये कौन सी कुछ सीक्रेट है? मकसद तो मुबश्शिर साहब ये है ना कि मुल्क में अगर ऐसी चीजें होंगी। आपने इंक्वायरी की जहांगीर सिद्दीकी साहब की, ये मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को जरा सिंपल बातें समझ आती हैं। इंक्वायरी तो 2007 से चल रही थी एसीसीबी में, उससे पहले 2 चेयरमैनों ने इंक्वायरी की थी, वही इंक्वायरी हमने कंप्लीट की, उसमें क्रिमिनल केस बनता था जो हमने फाइल किया, और प्रेशर ये था कि जी केस फाइल ना हो, हर तरह का प्रेशर था, हमने बड़ी चीजें हैंडल की, लेकिन फाइनली क्या प्रेशर क्या था आप पे कि यानी आप करप्शन के ऊपर केस ना करें, यानी ये था आपके ऊपर? नहीं, केस करप्शन का नहीं था, मार्केट मैनिपुलेशन का था, उसके ऊपर केस फाइल ना करें। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है सर, मुझे समझा दें, मैं तो मार्केट से दूर। मैनिपुलेशन जी, अगर आप मार्केट में अगर शेयर मिलजुल के बहुत सारे लोग ले लेते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, और फिर इन्वेस्टर जब आती है आम पब्लिक उसके बाद बेच देते हैं, पब्लिक का नुकसान होता है, तो ये मार्केट मैनिपुलेशन। और इस टाइप के केसेस अगर रेगुलेटर फाइल नहीं करेगा तो कैपिटल मार्केट कभी भी सही नहीं होंगी। तो इस टाइप का केस था जो कि हमने फाइल किया माशाल्लाह। और बस यही है ना पाकिस्तान में सर कि उसमें किसका नाम ज्यादा सामने आ रहा था जो आपने जिसकी प्रोब की? जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप और एसगार्ड 9 ग्रुप थे। एसगार्ड, अच्छा ना, जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप एंड एसगार्ड ग्रुप। अच्छा, अब आपने अपनी इंक्वायरी में आपने ये साबित किया कि ये दोनों जो थे जहांगीर सिद्दीकी और एसगार्ड, ये करप्शन कर रहे थे, मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे और उतार चढ़ाव करा के आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, खुद फायदे उठा रहे थे। उसके ऊपर जंग और न्यूज कहां से आ गया? देखिए, करप्शन तो ये थी, मार्केट मैनिपुलेशन थी, और ये इंक्वायरी 2007 से, जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त से चल रही थी। मेरे ज्वाइन करने से कोई 3-4 साल पहले की बात है, हमने अपनी कंप्लीट की मेरे टेन्योर में। और वो इस तरीके से है कि जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप और जंग ग्रुप के आपस में ताल्लुकात हैं। तो ताल्लुकात हैं का क्या मतलब? सारों के ताल्लुकात होते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे भी सारे किस्म के लोगों से ताल्लुकात हैं। बशीर साहब, आप अपने प्रोग्राम में कवर कर चुके हैं एसगार्ड 9 की पूरी रिपोर्ट बड़ी डिटेल के अंदर, तो आई एम श्योर कि व्यूअर्स को पता है कि क्या ताल्लुकात हैं। लेकिन देखिए, मेरे जो लेटर का मकसद है ना, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद ये है इस लेटर का कि प्राइम मिनिस्टर को कमीशन बनाना चाहिए, जुडिशियल कमीशन हो, रिटायर्ड जजेस हो, और ये सारी चीजों की इंक्वायरी हो, क्योंकि अगर इस तरीके से प्रोफेशनल का हम झूठी खबरें डाल। अब ये मैं देख रहा हूँ, आपने ये लिखा है, सॉरी, पेज 3 पे 5 सफ़ों का आपका ये खत है। पेज 3 के लास्ट पैरा में आपने लिखा है, I may have never written this letter if these people would have stopped their harassment, but even after my departure from SECP, they are continuously planting false news in the media against me, and fearing that my return to SECP may lead them to face a tough and honest regulator once again. They have made it the objective of their existence to stop me from coming back into SECP. Their maligning and media campaign included publishing a baseless news report on front page of the news on April 11, 2013. That is a day before the final decision of the Supreme Court was to be announced. तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हावी होने की कोशिश की है, ये आप कह रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिपेंडेंट होता है। आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के, आपने जब ये स्पेसिफिकली कहा अ डे बिफोर द जजमेंट, मुबशीर साहब मेरी बात भी तो आप सुन लें ना। जी जी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फ्रैंकली अखबारों पर तो बेस नहीं होते, लेकिन इनकी कोशिश क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिपेंडेंट था, लेकिन इनकी कोशिश 11 अप्रैल को अखबार में फ्रंट न्यूज पे एक झूठी खबर डालना, और जबकि मैं उसमें कह चुका हूं कि एक फर्म जिसमें 2006 में स्टेक बेच चुका हूं, वो खबर उन्होंने डाली, और आज तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान के FBI और हर जगह प्रूवन है कि मैंने वो चीज बेची थी, सारे एग्रीमेंट्स हैं। वो डालने का मकसद क्या था? इन्फ्लुएंस करना। और उसके बाद आप अखबार उठा के देखें, हर रोज कोई ना कोई खबर होती है। तो ये प्रोफेशनल्स को इस तरीके से अगर मलाइन करेंगे तो कौन सा प्रोफेशनल आके यहाँ पर ऑनेस्टली कैसे करेगा? सब करके इनकी सब बातें मानेंगे, ये सिस्टम चलेगा तो पाकिस्तान ना कभी डेवलप करेगा और ना ही कभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम परसू करना चाह रहे हैं ये होगी। तो जब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं मुल्क में तो कुछ भी नहीं होगा। तो कमीशन बनाए गवर्नमेंट। क्या ये सही है मोहम्मद अली साहब, क्या ये सही है कि 2000 में, 2005 में, 2008 में मार्केट मैनिपुलेशन से अरबों रुपया का फ्रॉड किया गया? लेकिन 2005 में मार्केट मैनिपुलेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो बनी हुई हैं। 2008 की मार्केट मैनिपुलेशन की रिपोर्ट मैंने आने के बाद 2011 में स्टार्ट की है, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं। मैनिपुलेशन हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरबों का नुकसान हो गया।
बिल्कुल पब्लिक को हुआ है, लेकिन पब्लिक लुट गई नहीं है ना। नहीं मेरा, और क्या ये सही नहीं है कि उनमें से बहुत से लोग आज के हुक्मरानों के बहुत करीब हैं? ये तो अब मैंने इतना गौर से नहीं देखा कि कौन सा किस हुक्मरानों के करीब है, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि जो मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। देखें, प्रिंट मीडिया में जो खबर जिसको छापनी वो छाप देता है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चीज चलानी हो चला देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब चीजें रुकनी चाहिए ना। अगर एविडेंस है, अगर एक कॉन्क्रीट चीज है तो बिल्कुल आए, लेकिन झूठी खबरें आती हैं। मैंने इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट में, इन्होंने इसके बाद भी खबरें डाली हैं। मैंने कंटेम्प्ट फाइल की, इसके बाद भी खबरें डाली हैं। तो इंसाफ कैसे मिलेगा? जिसको जो छापना अगर छाप दे सच झूठ, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरा सिर्फ ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब ने खत लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और जिसमें उन्होंने बड़ी कारी इल्जामात लगाए हैं जहांगीर सिद्दीकी, एस्टेक और जंगो न्यूज का उन्होंने खुद ही जिक्र कर दिया उनके ऊपर। मीडिया आजकल ज़ेर अताब है। मीडिया कमीशन की भी रिपोर्ट आने वाली है, पता नहीं आने वाली है कि होल्ड अप हुई हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह करे आए और सारी काली भेड़ों के नाम लोगों को पता चलें। और एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि मीडिया को ना सिर्फ इस पे बल्कि मर्डर करने के लिए भी, कत्ल करने के लिए, इंसानी जानों को, इंडिविजुअल्स को कत्ल करने के ऊपर भी ब्लेम किया जा रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। उसामा ख्वाजा जो है वो खालिद ख्वाजा के साहबजादे हैं और खालिद ख्वाजा को मर्डर कर दिया गया बड़ी मिस्टीरियस तरीके से। उसामा ख्वाजा ने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई, लेकिन उनकी कहीं पे सुनी नहीं गई। उनकी FIRs तक नहीं कटी। उनके वालिद के मर्डर की या कटी तो फिर उनकी मर्जी की नहीं कटी। उन्होंने खुद टेलीविजन पे क्या कहा, वॉच एंड डिसाइड। देख लें, ये उनका ही नंबर है। वो ये कह रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये उनका नंबर है। इस पे ये कॉल्स आई हुई हैं और ये कॉल्स आई हुई हैं 19 तारीख को। ये कॉल्स आई हुई है 19 तारीख को और मेरे वालिद साहब का कन्फेशन आ रहा है 23 तारीख को। और मेरे वालिद साहब का जो कन्फेशन है और जो इस हामिद मीर ने मेरे वालिद साहब के बारे में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि उनसे कन्फेशन इस टेप की बुनियाद पे करवाया गया। अच्छा, एक और अहम चीज, उस टेप के अंदर जो कुछ है, मैं इसी प्रोग्राम में वो तमाम चीजें गलत साबित कर सकता हूं कि वो सब बिल्कुल झूठ थी। हामिद मीर ये नहीं कि वो जानता नहीं था कि ये झूठ है, वो जानता था कि ये झूठ है, लेकिन क्योंकि वो CIA और रॉ का एजेंट है और एशियन टाइगर्स का साथ उसका ताल्लुक है, तो उसने ये पैसे लेके ये काम करवाया, मुझे पक्का यकीन है। मैं वैसे उससे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि उसने मुझे यतीम करवाने और मेरी फैमिली को तबाह करवाने के, मेरे वालिद साहब को शहीद करवाने के कितने पैसे लिए हैं CIA और रॉ से। एक बात। एक और बड़ी अहम बात, उसने बिल्कुल टेप के शुरू में आपने नहीं सुनवाया, वो स्टार्टिंग में कहता है, वो पूछता है उस्मान पंजाबी उससे कि कैसे हालात हैं। वो कहता है जी बड़े बम धमाके हो रहे हैं। कहता है अच्छा तो अब क्या होगा? उसने कहा 40,000 फौज आने वाली है शुमाली वजीरिस्तान में, मतलब कि आर्मी की वो लीक आउट कर रहे हैं। तो उसने एक जवाब में कहा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है खुदकुश बमबारों की। यानी कि इसका ये मतलब है कि हामिद मीर जो है वो उनसे मिला हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है और मेरे वालिद साहब को शहीद करवाया है रॉ और CIA के एजेंट्स ने। क्योंकि आप मेरे वालिद साहब का प्रोफाइल देख लें, मेरे वालिद साहब का सारा बैकग्राउंड देख लें, वो हमेशा एंटी अमेरिका, एंटी रॉ उन्होंने काम किया है। जिस टेलीफोन कॉल्स का ये एलिजिडली जिक्र कर रहे हैं, एलिजिडली, और जिन यानी ड्यूरेशंस को, उनमें से चंद आपको एक तबासात में सुनाता हूँ, आप सुने और आप भी बताएं मुझे कि उसामा सही कहते हैं कि नहीं। तो अभी ये क्या कहते हैं, और अफजाई का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान पर भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। सही सही। तो उनकी कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैलना। अच्छा, तारिक अफरीदी उसके पास। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब कि क्या गवर्नमेंट के ISI के बंदे हैं स्पेशल यहाँ? कौन? यही खालिद ख्वाजा, कर्नल इमाम। खालिद ख्वाजा तो मेरा ख्याल ISI का बंदा नहीं, वो तो CIA का बंदा है, अमेरिकी CIA का बंदा है। और हैरत की बात है कि उसका राब्ता तालिबान की क़यादत से भी रहता है। बहरहाल अगर ये कहीं पे है तो इसको पूछे तो सही ना कि तुम अब्दुल कैनेडी का भी नाम इस्तेमाल किया, तुमने मंसूर इजाज के साथ मिलकर भी काम किया, तुम विलियम केसी के साथ मिलकर भी काम। फिर ये एक और ये कोहाट में जवेद इब्राहिम प्राजा साहब हैं। जी जी। जवेद इब्राहिम प्राजा साहब का वहाँ बहुत बड़ा मदरसा है।
हाँ जी, उधर बहुत मदरसा है उनका। अच्छा, और वो जो है हमेशा जो है वो ये कबायली इलाकों में जो लोग अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, ये हमेशा उनकी मदद करते हैं पराजा साहब। बल्कि इसने तो अपना एक बेटा भी इधर अलकायदा में भेजा हुआ है, तो वो इसका बेटा भी जसूस ही होगा इसकी तरह। वो तो मेरी उनसे हुई थी बात ना शेखों से, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको ना बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है। वो जो मर्जी करें आप, उन कंटेनरों के साथ लूटें अमेरिका का सामान, उसको आप लूटें जलाएं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन इसको ये तो पूछें कि तुम्हारा मंसूर इजाज से और विलियम कैसी के साथ क्या ताल्लुक। विलियम कैसी CIA का सरबराह था। सही सही। और ये जो है ये खुद मेरे सामने एतराफ कर चुका है कि इसका विलियम केसी के साथ ताल्लुक रहा है। इससे कहें कि चलो विलियम केसी को भी छोड़ो, जो कादियानी होते हैं, मैं तो कादियानियों को काफरों से भी बदतर समझता हूँ। इसका कादियानियों से क्या ताल्लुक है, मंसूर इजाज से इसका क्या ताल्लुक है, ये उससे पैसे क्यों खाता है, ये उसके साथ वो पाकिस्तान जब आता है तो ये उसको ले लेके हर जगह पे क्यों फिरता है, ये मुजाहिदीन के पास लेके उसको क्यों जाता है। क्योंकि ये तो मुझे जाती तौर पर इस बात का पता है कि खालिद ख्वाजा जो है वो उसका न सिर्फ ये कि अमरीकी CIA से रब्ता है, बल्कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी नेटवर्क जो है उसमें एक आदमी है मंसूर इजाज, जो कि अमरीकी है। हाँ, ये उसका फ्रंट मैन है। और एक दफा मंसूर इजाज को लेके खालिद ख्वाजा मेरे पास आया था और उसने मंसूर इजाज को कहा, मंसूर इजाज को लेके मेरे पास आया, उसके पास एक ब्रीफ केस था और खालिद ख्वाजा साहब ने मुझे कहा जी कि ये मंसूर इजाज साहब हैं और ये अमरीकी हुकूमत के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो इनकी आप मुलाकात सैयद सलाहुद्दीन साहब से करवा दें, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं, और ये उनके साथ मिलकर मसला कश्मीर हल करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा जी कि ये इनके पास कौन सा ऐसी गिदर सिंह है या ऐसा कौन सा जादू का चिराग है कि ये मसला कश्मीर हल करवा देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि इनका जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट से भी रब्ता है और इनका वाजपेयी से भी रब्ता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने वो मुलाकात तो नहीं कराई, मैंने सलाहुद्दीन साहब से पूछा था। जी, ये आप सुन रहे थे, मैंने आपको चंद इक़्तिबासात सुनाए तकरीबन एक बहुत लंबी टेलीफोन कॉल से, और ये वो टेलीफोन कॉल्स हैं इस तरह की मुतादिद जिनके मुतालिक उसामा ख्वाजा ने अलेज किया। अब ये नहीं मुझे पता कि टेलीफोन कॉल वाकई सही है कि नहीं, क्योंकि इसका मेरे पास कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं है, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। ये तो कोई ऐसे लोग ही बता सकते हैं जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, और अगर पाकिस्तान में हैं वो कैपेबिलिटीज़ तो मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल इनका जवाब मिलना चाहिए और उनकी तहकीकात होनी चाहिए। चलते चलते आपको मैं एक बात बताऊं, हर उस शख्स से जो इंडियन आर्मी की मिसालें देता है कि वो कभी अपना मुल्क टेक ओवर नहीं करते, तो आप लोगों की बहुत गलत फहमी है। इंडिया की NGOs का ये कहना है, और ख़ुद अब इंडिया का मीडिया मानने पे मजबूर हो गया है कि इंडियन आर्मी जो है वो ख़वातीन की, अपनी ही ख़वातीन की जिनकी हिफाजत पे मामूर हैं, उनकी इस्मत दरी में वो सबसे आगे है। यही है आज का खरा सच। वॉच दिस। The army and the police are using rape as a weapon against people in places like Chhattisgarh or Kashmir or Manipur and so on. Like most villages of Bengal's Jungle Mahal region, most men have fled for fear of being branded Maoists and subsequent torture and arrests. This 50-year-old woman from Sonamukhi village, 15 kilometers from Jhargram town, alleges she was raped by the joint forces on the 30th of June. Two Jawans were dragging my daughter-in-law into a house. I grabbed her and brought her here, and others followed. This is how they terrorize us. 76-year-old Sarabala Mahato from neighboring Birihandi village succumbed to injuries she allegedly sustained at the hands of the forces on the same day. इन दिनों भारत सरकार को जिन सबसे भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक है नक्सलवाद की समस्या। समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। सरकार इसके लिए तरह तरह की योजनाएं की घोषणाएं भी करती रही है, लेकिन शायद अब तक कोई कारगर और वास्तविक कल्याणकारी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिनके चलते